अतिथि विद्वान के प्रदेश भर के अलग अलग अंचल से आए हुए हमारे सारे भाइयों बहनों और इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्रीमान कुलदीप सिंह गुर्जर जी, डॉक्टर देवराज जी, माननीय कड़ेल साहब श्रीमान अशोक कड़ेल जी, डॉक्टर सुरजीत भदौरिया जी, डॉक्टर दोहरे जी, मंच के सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सब, मैं आप सबका आपके अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब मैं आपसे मिलने आता हूं तो मेरा आनंद भी डबल हो जाता है, इसका मजा अलग हो जाता है। और वैसे तो हमारी संस्कृति में इस बात का सदैव एहसास दुनिया करती आई है, भारत की महत्ता, भारत की पहचान, भारत की सनातन काल से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अंदर है। ये बात दुनिया इस बात को जानती है कि सच्चे अर्थों में मानवता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। हमें सदैव इस पे गर्व है और ये कदम कदम पे दिखाई भी देता है। हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें तो भगवान राम का भी वो काल याद करें। लगभग 15 लाख साल पुराना भगवान राम का कार्यकाल, उस रामराज के अगर नींव कहीं दली है तो अच्छे अच्छे विद्वानों से भी बात करो तो वो अलग अलग प्रकार से हमको बताने का प्रयास करते हैं। कोई कहते हैं कि माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा होने के साथ भगवान ने जब वनवास काल में कदम बढ़ाए, वहां जो उनको ध्यान में आया तो उनको अलग प्रकार की बात का जीवन काल ध्यान में आएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उत्तर हैं, लेकिन सच में भगवान श्री राम के उस पूरे वाल्मीकि रामायण से लेकर के कोई भी रामायण उठाएं, हम वो एक घटनाक्रम याद करें कि भगवान श्री राम तो अपने दशरथ जी के महल में हैं, चारों भाई वहीं हैं, और विश्वामित्र अगर गुरु उनके घर से आकर के इस बात के लिए प्रेरणा के साथ अपने मन में महाराज दशरथ का भी साम्राज्य, महाराज दशरथ की सामर्थ्य, भारत दशरथ का उस समय का प्रभाव, सब कुछ होने के बाद भी विश्वामित्र जी जब उनके पास आते हैं तो वो अपने जंगल के अंदर राक्षसों के द्वारा उठाए गए उत्पात को समन करने के लिए वो महाराज दशरथ से उनके पुत्र को मांगने आते हैं। अब ये बड़ा दुविधा का प्रश्न भी है, लेकिन ये यहां हमको इसका उत्तर भी मिलता है कि जब वो कहते हैं कि महाराज हम एक कठिनाई से गुजर रहे हैं, यज्ञ करते तो यज्ञ में बाधाएं आ जाती है, तमाम प्रकार की चुनौतियां रहती है, ऐसे में हम आपकी मदद चाहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं बताइए मैं क्या कर सकता हूं, तो वो अपना कठिनाई बताते हैं। मारीच सुबाहु सहित सब राक्षसों के कारण से हमारा सब अस्त व्यस्त है। तो उनने कहा कि क्या मैं चलूं, मेरी सेना भेज दूं? उनने कहा नहीं, आपको भी नहीं चलना है, आपकी सेना को भी नहीं भेजना है। तो फिर क्या करना है? बोले केवल आपके पुत्रों को देना है, आप अपने बड़े सुपुत्र श्री राम को हमको दे दो, और आप ज्यादा उचित समझो तो लक्ष्मण को भी दे दो। अब ये अंदाज लगा लो कि बच्चे किनके हैं? महाराज दशरथ के हैं, युवराज साम्राज्य के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनपे निगाह गुरु की जाती है कि ये भविष्य का अगर हमको रामराज्य लाना है तो ये भविष्य की पीढ़ी को कॉन्फिडेंस के साथ विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं। अब कभी राजकाज की दृष्टि से देखो तो बड़ी दुविधा, महाराज ने तो अपने साथ ले गए, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के लिए देने के लिए महाराज दशरथ भी विचलित हो जाते हैं। महाराज दशरथ भी कहते कि भाई ये आप मेरे बड़े यत्न प्रयत्न और बड़ी मान मनोबल के मेरे पुत्र हैं, आप इनके बजाय मेरे से जो मांगो सब ले जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हमको ये ही चाहिए। तो बोले फिर ये जाए तो इनके साथ सेना भेजें? बोले सेना भी मत भेजो। फिर उन्होंने कहा इनको गाड़ी घोड़े रथ से भेजना है? बोले रथ से भी मत भेजो, ये केवल ऐसे ही जाएंगे जैसे मैं आया हूं।
अब आप अंदाज लगा लो कि इतने बड़े साम्राज्य के साम्राज्यकर्ता के सुपुत्रों को, युवराज को अपनी भाषा में को तो सुरक्षा के गार्ड भी नहीं दे रहे और ऐसे ले जाना है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था, ये शिक्षकों का कॉन्फिडेंस है। बाद में राम राज्य आया, हमारे लिए ये सनातन संस्कृति का वो घटनाक्रम इस बात का एहसास कराता है। हमको इस बात पे गर्व होता है कि सच में विश्वामित्र ले गए और पैदल चलते चलते जंगल के तमाम कठिनाइयों से परिचित कराते गए। रास्ते में मारीच मिला, सुबाहु मिली, ताड़का मिली। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक एक करके सबको धराशायी करते गए और वो कॉन्फिडेंस जो विश्वामित्र के मन का था वो और मजबूत करते गए, और मजबूत करते गए। जब सभी बाधाएं हट गई, फिर उनको लगा कि और अभी कम है, तो उन्होंने कहा जरा अश्वमेघ यज्ञ हो रहा जनक नंदन के यहां जनकपुरी में। अब आप अंदाज लगाओ, महाराज विश्वामित्र दशरथ जी से बोल के तो केवल अपने जंगल के आसपास की घटनाक्रम के लिए थे, लेकिन एक और बड़ी चुनौती तो ये गुरु का कॉन्फिडेंस रहता। हमने सबने बाद में देखा कि वह जनकपुरी में गए तो माता जानकी भी राम जी का जीवन का अभिन्न अंग बनी और दुनिया ने उस समय का पराक्रम भगवान श्री राम का वो देखा। जब उनके अपने हाथों से उस धनुष वाली घटना होती है, उनका स्वयंवर होता है, और हम सब अंदाज लगाएं कि उस समय के घटनाक्रम को परशुराम जी वाला घटनाक्रम भी भगवान राम जी युक्ति बुद्धि से तरीके से निकाल के ले जाते हैं ताकि वो घटनाक्रम भी हमारे लिए, लेकिन ये घटना हम न भूलें। उस स्वयंवर में रावण भी था, उस स्वयंवर में तमाम राजा महाराजा थे। तो उस समय की पूरी एक तरह से तत्कालीन वसुधा के हर राज्य के अंदर अगर कोई नाम का जय जयकार गूंजा तो भगवान श्री राम का जय जयकार गूंजा, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और उसकी जड़ में अगर कोई था तो हमारे अपनी गुरु परंपरा के विश्वामित्र उनके साथ थे। फिर भगवान कृष्ण का काल आता है। भगवान कृष्ण के काल में भी भगवान ने कंस को मारा, कृष्ण भगवान ने, लेकिन उज्जैन आकर के जिस प्रकार से उनने अपने जीवन का एक नया रूप देखा, 64 कला, 14 विद्या और जीवन में मित्रता भी निभाने के लिए सुदामा की अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का उदाहरण दुनिया के सामने कहीं बना है। तो हमारी संस्कृति के इसी पावन मंदिर सांदीपनी आश्रम से बन के निकलता है, जिसके लिए चाहे सत्ता की व्यवस्था के आधार पर कोई कितना भी बड़ा किसी ऊंचे पौधे पे क्यों नहीं पहुंच जाए, लेकिन अपने मित्रों को वो न भूले, मित्रता को सदैव याद रखे। गरीब अमीर की दोस्ती क्या होती, और मित्रों को भी मदद करना हो तो मित्र की आंखें न झुके, पीठ पीछे मदद कर दे, ये भाव सांदीपनी आश्रम से सीखी हुई शिक्षा से दुनिया के सामने जाता है। जब मैं आपसे बात करता हूं तो ये अपना कितना अच्छा स्लोगन लिखते हैं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा रचित ये संगठन उस उदात्त ध्येयवाद के आधार पर राष्ट्रवाद की शिक्षा देते देते भारतीय मजदूर संघ, जिसका स्लोगन, जिसमें सच में हमारे शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं, उसके पहले के जो नारे लगते थे वो तो बोलने में भी जीवान पे पाप लगेगा, लेकिन जो हमारी जीवान पवित्र हो जाती राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ ओतप्रोत होते हुए कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, ये आनंद आता है। ऐसे में ये सारी भावना आ जाती है। सबसे पहले देश हित जरूरी है, और देश की भावना के आधार पर जब मैं बात करता हूं थोड़ा सा मेरे मन में भी अटकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, अनुपम राजन जी भी यहां बैठे, तब 2000, 5000, 7000 बड़ा अटपटा लगता था। अरे क्या हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे भविष्य की दृष्टि से, तो मुझे बताया कि खाली स्थान पे भरने के लिए 5-7 हजार ही दो। हमने कहा ये खाली स्थान भरने वाले नहीं है, इनके अब पढ़ाने से देश के कई स्थान संवरेंगे। ये वो पावन मंदिर के पुजारी हैं, उसका एहसास करो। इनकी भूमिका छोटी नहीं है, ये भविष्य के बहुत बड़े देश के बढ़ने के सपने देखने के लिए इनकी अपनी मेहनत को स्मरण करने की जरूरत। इसलिए 2, 4, 5 हजार नहीं, हमको लगा कि 50 हजार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। उस समय शायद चालू करा था, ऐसे लगा था ना शायद पहली बार। मैं भूल अगर नहीं रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाद में और कई सारी चीजें जोड़ी गई, फिर बीच में तकनीकी वाले आए कि साहब हम तो छूट गए। हमने कहा नहीं, आप भी नहीं छूटोगे। तकनीकी वालों से कहा कि अगर आज कोई बात होगी तो तकनीकी वालों को भी जोड़ के होगी, उनको छोड़ के नहीं होगी भविष्य के अंदर, क्योंकि हमारे लिए तो सभी शिक्षा के मंदिर बराबर होना चाहिए, चाहे तकनीकी हो चाहे उच्च शिक्षा हो।
और कितना अच्छा लगता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी और बनने के साथ मैं तो शिक्षा मंत्री होते होते आपके पास आया था। अब लगा कि नया कुछ करना है, पहली बार के शपथ के साथ नई घोषणा कुछ करना है, नए निर्णय लेना है। तो नए निर्णय क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हम नए निर्णय लेते हैं। अभी ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में। तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए, तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। फिर ध्यान में आया कि विश्वविद्यालयों का अपना जो हमारा मैप दिखता मध्य प्रदेश में, तो कई जगह प्राइवेट विश्वविद्यालय, वो भी अच्छी बात है, वो भी खुलना चाहिए। लेकिन नक्शे पे बहुत सारी जगह सरकारी यूनिवर्सिटी वर्षों बाद थोड़ी सी खुलना बंद हो गई थी। हमने कहा तुरंत नए विश्वविद्यालय खोले जाए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पे खोले। ये सारी घटनाक्रम के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो सच में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे अपने यहां और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो स्कूल एजुकेशन में भी सांदीपनि विद्यालय, आपके यहां एक्सीलेंस कॉलेज और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे, तब आपके यहां हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ है। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट जीरो की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं, तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावना है, जिससे हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आबादी के रेशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में आपकी भूमिका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आपकी ताली भी इतनी बजती कि मेरे को भी बड़ा धक धक लगता है कि आपके साथ खड़ा रहूं, आपके आनंद के साथ जितने प्रकार से आपके चेहरे की प्रसन्नता दिखती है, और जैसा ऐसा लगता है सुदूर समुद्र के अंदर कोई डूबा हुआ बड़ा जहाज लहराता हुआ आनंद के साथ जा रहा है, तो ये पूरा अपना एक अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। मुझे भी इस बात की आनंद है। आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई, हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी, और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कितना भी भाषण दे दूं, आपको आनंद तो कुछ और चीज में आएगा। अरे आप बैठो।
कुछ हम समझे, कुछ तुम समझो, जो हम समझे वो तुम समझो। हमारे आपके बीच ये जो अपनापन का रिश्ता है, ये जो अपनेपन की आत्मीयता है, मैं निश्चित रूप से इस भाव को पक्का रखने वाला हूं, इसमें कोई ढील नहीं देने वाला हूं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, आप पे दोहरा दायित्व भी है। आप उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं और आप तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी हैं। यहां के दोनों अधिकारी भी बैठे हैं। हमने समिति गठित की है और एक हमारा बहुत पवित्र संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, क्योंकि ये बात सही है कि सरकार की व्यवस्थाओं में मन की इच्छा शक्ति का पवित्र भाव भी चाहिए। जिस बैनर तले आप आए हैं, उस बैनर की विश्वसनीयता इसी बात के लिए होती है जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई में साथ रहता है। लेकिन आप भी देख ही रहे होंगे, हमारी सरकार ने बनने के साथ जब विकास के सभी प्रकार के पैमानों पर लगातार हम काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बाधाओं के बीच भी डंके की चोट हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह पवित्रता के साथ लगातार काम करने का संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सारे प्रकार के वातावरणों के बीच भी जब हम किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए कटिबद्ध अगर है, तो उसमें सभी प्रकार के समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से अवसर मिले। इसलिए एक तरफ विकास के पैमाने पे अधोसंरचनाओं के काम, दूसरी तरफ सेवाओं के लिए भी। अब आप अंदाज लाओ कि रात के 2-2 बजे तक भी अगर प्रमोशन हो रहा है, तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राज्य के अंदर आपसे जुड़े हुए परिवार के मित्रों के लिए ही अब हर दिन नई लिस्ट निकलती, हर एक जगह आनंद के साथ। एक कार्यक्रम में जाओ तो 3 जगह से दूसरे सम्मान करने आ जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया। हमने कहा चलो तुम्हारा हो गया तो जिनके यहां उनका भी होने वाला है, सबका काम होगा, कोई छूटने वाला नहीं। जिन व्यवस्थाओं के आधार पर बार बार प्रगति के पथ रोके जाते थे, उन बाधाओं को हटाने का काम ही तो सरकार का होता। सरकार का काम असरदार तरीके होना चाहिए। अगर असरदार नहीं तो काहे की सरकार का काम तो असरदार ही होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब असरदार तरीके से काम करते हैं तो ये बात हमारे लिए वो कोटेशन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक वाक्य कल आपके यहां बोला था, अटकाने लटकाने भटकाने का समय गया। पता नहीं क्या चक्कर था, अंग्रेज गए, कांग्रेस छोड़ गए थे, ये काम उनके जुम्मे कर देते थे। वो केवल अटकाते लटकाते भटकाते थे। लेकिन आज का समय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है। इसलिए जब हम अपने आप मित्रों के बीच परिवार की तरह बैठे हैं, तो आप अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं। सरकार आपके साथ रहेगी।